जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। आज की वीडियो के जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो सिर्फ 3 हैं, जिनको मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय स्तर की खबरों की हेडलाइंस आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मुख्य 3 टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दोषियों की सजा माफी की याचिका तुरंत खारिज करने का निर्देश दिया। हमारा दूसरा टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्त में ढील दी। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को हर हफ्ते यूपी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होगी। हमारा तीसरा टॉपिक है, हरियाणा में हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने झारखंड में लक्षित दृष्टिकोण अपनाया। क्या है पूरी खबर, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको राष्ट्रीय स्तर की खबरों की हेडलाइंस बता देता हूं। हमारी पहली हेडलाइन है, सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला मुंबई से अरेस्ट। धमकी में लिखा था, इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, हर वक्त सीएम योगी की सुरक्षा में 25 कमांडो रहते हैं। यानी यदि इनकी शिफ्ट 8 घंटे की है तो कुल मिलाकर 75 कमांडो तैनात हैं। बाबा को Z+ सुरक्षा में 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं। योगी की सुरक्षा में हर महीने 1 करोड़ 39 लाख खर्च हो रहे हैं। हालांकि इसमें NSG पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है। हमारी दूसरी हेडलाइन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, ट्रायल जजेस अक्सर करियर की संभावनाओं के लिए निर्दोष व्यक्तियों को दोषी ठहराते हैं। कोर्ट ने केंद्र से निर्दोष व्यक्तियों के गलत अभियोजन के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए एक कानून लाने के विधि आयोग के सुझाव को अपनाने का आग्रह करते हुए यह टिप्पणी की। हमारी तीसरी हेडलाइन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दलित वॉइस ने 2 पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जातिगत हिंदू व्यक्ति संजीव यादव ने 16 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार किया। घटना उत्तर प्रदेश के बलिया में हुई। दूसरी दलित वॉइस ने दूसरी पोस्ट में लिखा, पिछले 1 साल से अमीन जिकाराय में एक व्यवसायी के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही 14 साल की दलित नाबालिग लड़की को उसके नियोक्ताओं मोहम्मद निसाद और नाजिया ने कथित तौर पर पीट कर मार डाला और फिर इसके बाद उन्होंने उसके शव को उनके बाथरूम में फेंक दिया और भाग गए। क्या दलितों की लड़कियां अन्य जातियों में पैदा हुई लड़कियों से अलग हैं? क्या जो सबसे ज्यादा रेप और प्रताड़ना उन्हीं के साथ होती है? क्या इस पे कभी कोई कुछ बोलेगा? आप हमें कमेंट में लिख के बताएं कि देश में चल रहे अमृत काल में दलितों की लड़कियां किस पायदान पर आती हैं। हमारी चौथी और आखिरी हेडलाइन है, अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी के एक YouTube वीडियो पर मैंने ये थंबनेल देखा, जिसमें लिखा है, स्टंट टैक्स लेने वाले बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का काला सच। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अब मैं वापस अपने मुख्य 3 टॉपिक पर आता हूं। सबसे पहले आपको पहला टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 1 हफ्ते के अंदर स्थायी छूट के लिए आवेदनों की अस्वीकृति के बारे में दोषियों को सूचित करें और इन अस्वीकृति आदेशों की प्रतियां संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अग्रेसित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थायी छूट देने के आवेदनों को अस्वीकार करने के आदेश संबंधित दोषियों को सूचित कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्वीकृति आदेशों के पारित होने की तारीख से 1 सप्ताह की अवधि के भीतर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सूचित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, राज्यों को अपनी छूट नीतियों की प्रतियां सभी जिलों में उपलब्ध करानी चाहिए और उन्हें अंग्रेजी अनुवाद के साथ सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड करना चाहिए। पात्र कैदियों को इन नीतियों के बारे में सूचित करने की जिम्मेदारी जेल अधिकारियों की है। कोर्ट ने कहा, माफी आवेदनों के अस्वीकृति आदेश जारी होने के 1 हफ्ते के भीतर कैदियों को सूचित किया जाना चाहिए। कानूनी सहायता की सुविधा के लिए इन आदेशों की प्रतियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यों को कैदियों की लंबित
अपीलों के कारण छूट आवेदनों में देरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि यदि राज्य ने बढ़ी हुई सजा या बरी करने की अपील की है तो आवेदनों को रोका जा सकता है। आप लोग कमेंट में बताएं कि दोषियों की सजा माफी याचिका पर रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना सही आपको लगता है। अब मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूं और आपको बताता हूं कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, जिन्होंने हाथरस में हुए दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की खबर को उजागर करने का साहस किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अब उन पर क्या फैसला सुनाया है, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 4 नवंबर को जमानत की शर्त में ढील देते हुए कहा कि केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को कथित हाथरस मामले के सिलसिले में हर सोमवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और संदीप मेहता की पीठ ने कप्पन द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें जमानत शर्तों में ढील देने की मांग की गई थी। पीठ ने आदेश में कहा, 9 सितंबर 2022 का आदेश संशोधित किया गया है और याचिकाकर्ता के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होगा। वर्तमान आवेदन में की गई अन्य प्रार्थनाएं स्वतंत्र रूप से की जा सकती हैं। लगभग 2 साल की कैद के बाद सितंबर 2022 में उन्हें जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्त लगाई थी। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ अक्टूबर 2022 में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जब वे हाथरस बलात्कार हत्या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कप्पन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि वह और उनके सहसाथी हाथरस सामूहिक बलात्कार हत्या के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश संपादक लॉर्ड नॉर्थक्लिफ का कहना है, खबर वह है जिसे कोई दबाना चाहता है, बाकी सब कुछ विज्ञापन है। हजारों YouTube चैनल्स आप लोग देखते हैं, हजारों खबरें आप लोग पढ़ते हैं। जब से कि सोशल मीडिया आ गया है, आप लोग खुद अब बहुत समझदार बन गए हैं। मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा कि आखिर सच दिखाना इतना भयावह क्यों है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं आपको तीसरी और आखिरी खबर बताता हूं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से है। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखे लेख के अनुसार हरियाणा में उपस्थिति स्थापित करने में विफल रहने के बाद बहुजन समाज पार्टी अब झारखंड में विस्तार करना चाहती है और इस महीने 2 चरण के विधानसभा चुनावों में अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है, जबकि बसपा ने पूरे महाराष्ट्र और झारखंड में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसकी उम्मीदें बिहार की सीमा से लगी झारखंड की 15 सीटों पर टिकी है। इन 15 निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी अधिक है। दलित बसपा का मूल आधार है। 2019 के लोकसभा चुनावों में BSP ने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 262 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 1% वोट शेयर के साथ एक भी सीट जीतने में असफल रही। झारखंड में पार्टी कुल 81 विधानसभा सीटों में से सभी 66 सीटें हार गई और उसे 1.79% वोट मिले, लेकिन झारखंड की 15 सीटों पर मौजूद अपने कैडर के साथ पार्टी का मानना है कि इस बार उसके पास बड़ा प्रभाव डालने का मौका है। बसपा ने 7 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 5 OBC उम्मीदवार, 2 मुस्लिम और 1 अनुसूचित जनजाति से है। झारखंड के BSP अध्यक्ष राजेश मेहता विश्रामपुर में BJP विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी से मुकाबला करेंगे। 2019 में भी इस सीट पर BJP विधायक चंद्रवंशी दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 8000 वोटों से जीत हासिल की। बसपा ने गढ़वा में अजय कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है, जहां उसे 2019 में 4.43% वोट मिले थे। हुसैनाबाद में जहां उसे 17.62% वोट मिले थे। पार्टी ने कुशवाहा से पूजन मेहता को मैदान में उतारा है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ आपके चैनल बहुजन सेंचुरी पर।